हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है फिर से आपका चैनल पर। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा था उसका हम रिवीजन करेंगे। बट फर्स्टली आई एम सॉरी, बिकॉज मैं जानता हूँ कि है ना, कंटिन्यू नहीं रख पा रहा हूँ मैं डेली लेक्चर को डेली बेसिस पर। उसकी वजह से मैं खुद भी थोड़ा सा अपने आप में गिल्टी फील कर रहा हूँ। बट रीज़न इज नॉट लाइक दैट, इट इज़ माई पर्सनल वे। दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू से दैट। प्लीज़ नॉर्मल समझना। अभी है ना, हम फिर से जल्दी से स्टेबल होंगे, लेकिन अभी जो हमारा आज का जो चैप्टर है उसका रिवीजन करते हुए हम अपने इस चैप्टर को आज एंड करते हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ी थी यहाँ पर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेटमेंट थी। इस स्टेटमेंट में हमने बात करी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दो बात पे फोकस किया था। पहली बात उन्होंने कही थी कि अगर हम साथ रह करके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक न्यू ग्रेटनेस को पाएंगे, हम अपनी एक नई बुलंदियों को पाएंगे। लेकिन उसी जगह पर अगर हम एक्सपोज कर देंगे, हम एक दूसरे को और एक दूसरे से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक दूसरे के ऊपर बढ़त पाने की आदत है, उस बढ़त की वजह से, मतलब एक दूसरे को खत्म करने की जो आदत है, एक दूसरे को दबाने की जो आदत है, उसकी वजह से हम अंदर ही अंदर से टूटते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब हम पूरे मिटे जाएंगे। ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन अब इस स्टेटमेंट के बाद की गवर्नमेंट अप्रोच आती है कि गवर्नमेंट ने किस तरह से टैकल किया था कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट्स को जो कि पूरे पूरे भारत को एक साथ में यूनाइटेड आने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। दैट आर नोन एज द फेमस स्टेट्स विच इज creating various problems, hurdles to making a united India। अब हम एक वर्ड को देख लेते हैं पहले, यूनाइटेड एंड यूनियन। अगर माउंट बैटन का प्लान जो कि था, उसने पाकिस्तान और इंडिया को अलग नहीं किया होता, उसने प्रिंसली स्टेट्स को बहाना नहीं दिया होता कि वो अपना चाहे तो अलग हो सकते हैं, तो क्या मे भी आप बताइएगा, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमारा भारत भी यूनाइटेड होता? क्योंकि जब उनके दिमाग में कुछ अलग होना था नहीं, पाकिस्तान के अलावा उन औरों के दिमाग में अलग होना था नहीं, तो वो सब एक साथ में रहते, और एक साथ में रहते तो हम यूनाइटेड इंडिया कहलाते। बट जब उनके दिमाग में आया कि हम अलग अलग रहेंगे, जब माउंट बैटन ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, तो उसकी वजह से उन सब को पकड़ के एक साथ लाया गया, इसलिए हम यूनियन ऑफ इंडिया मतलब कहलाए जाते हैं। नाउ गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी अप्रोच थी। गवर्नमेंट में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो अपोज कर रही थी मुस्लिम लीग को। किस तरह से अपोज कर रही थी मुस्लिम लीग को? मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान चाहती थी, और इसी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके लिए बिल्कुल मना कर रही थी। तो इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उस वक्त के इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ में होम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरे भारत को एक करने के लिए काफी ट्राई की। अब हम बात करें कितना बड़ा भारत, आज का जो हमारा भारत कहेंगे हम, उसमें फॉर इंस्टेंट 26 स्मॉल स्टेट्स का है राज्य इन टूडेज उड़ीसा। जो आपका आज का उड़ीसा है, उसमें 26 स्टेट्स थी। और जो आपका स्वराष्ट्र है, मतलब कि गुजरात का पार्ट, क्योंकि गुजरात के पार्ट को, महाराष्ट्र के पार्ट को ही स्वराष्ट्र हम कहते थे, तभी तो सूरत पर अटैक किया था ना स्वराष्ट्र को बचाने के लिए हमारे शिवाजी महाराज ने। तो इसमें हम देखते हैं स्वराष्ट्र पे जो गुजरात का एरिया था स्वराष्ट्र में, उसमें 14 तो बिग स्टेट्स थी, बड़ी स्टेट्स थी, और 119 स्मॉल स्टेट्स थी। अब इतने बड़े पार्ट्स को एक साथ में लाना इतना आसान तो है नहीं। अगर हम देखें तो हमें अपने स्कूल में कुछ बच्चों को, अपनी क्लास के कुछ बच्चों को अपने साथ लेना चाहें तो हमें कितनी दिक्कत होती है। उस वक्त में एरियाज को और उनके उधर एरियाज में रहने वाले लोगों को अपने साथ लेना कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वल्लभ भाई पटेल जी के सामने। अब जब ये अलग थलग हो रहे थे, तब हमने कुछ ऐसी भी चीज देखी थी पार्टीशन की, जो कि हमें बताती थी डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज के बारे में, कि हम किस तरह से टेरिटरीज को अलग थलग कर रहे हैं, किस तरह से हम टेरिटरीज को इधर उधर कर रहे हैं। मीन्स पाकिस्तान को क्या देंगे और भारत में क्या रखेंगे। हमने इसमें 3 कंसिडरेशन थी हमारी, जिसमें थी हमारी प्रिंसली स्टेट्स को क्लियरली कहना कि भाई आप या तो पार्ट बन जाओ इंडिया के, पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन बन जाओ। सेकेंडली इसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना हो फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी, कि ऑटोनॉमी दो, अब गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, जो भी करना है प्रिंसली स्टेट्स करेंगी। तीसरी इसमें हमारी बात थी कि हमें बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन को छोड़ करके हमें फोकस करना होगा डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज पे, मतलब कि जो भी पार्टीशन की वजह से लड़ाई हो रही है उसे छोड़ करके हमें टेरिटरीज के बारे में बात करनी होगी, कि कितनी पाकिस्तान में देनी है, कितनी भारत में रखनी है, कितना पार्ट कैसे कैसे मैनेज करना है। इस तरह की बातें हमने इसमें देखी। हमने इसमें देखा बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशन जब हुआ, और उसके बाद जो ये दंगे फसाद थे ये रुक गए, उस वक्त में कई सारे स्टेट्स को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम पर अपने भारत में जोड़ा गया। अब जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, वो कहता था कि आप भारत में अपनी खुद की मर्जी से जुड़े हो, और अब आप भारत का हिस्सा हो, आप यूनियन ऑफ इंडिया हो। नाउ ये एक्सेशन किस किस जगह पे हुआ? स्पेशली ये एक्सेशन हुआ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। जैसे कि ये आप देखोगे इधर की साइड हमारा ये जो हिस्सा है, ये हमारा है
जूनागढ़। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे ये हमारा है हैदराबाद, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा होगा ये हैदराबाद। यहाँ पर आप देखोगे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा ये वाला, और इधर की साइड आप देखोगे मणिपुर। जो दंगे फसाद आज हम देख रहे हैं ना मणिपुर में, कहीं ना कहीं ये उस वक्त पे किए गए कामों की मतलब एक नींव है, एक बिगनिंग स्टेज थी जो कि उस वक्त की गई थी, और आज कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को मानते हुए वहाँ के कुछ लोग अपना अपना ग्रुप बना करके ये दंगे फसाद कर रहे हैं। नाउ अब ये सारी चीज हम इसमें पढ़े थे, हमने इसमें ये देखा था कि ये जो इंसान है नवाब, अवध हैदराबाद के नवाब, तो इन्होंने अपनी एक आर्मी थी जिसका नाम था रजाकर्स, इस आर्मी को आज़ाद कर दिया था। क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले जब आज़ादी की बात आई थी तो आज़ादी की बात को उठाया था हमारे जो आज के वक्त का तिरुवनंतपुरम है उसको तिरुवनकौर कहते थे पहले। तो आज के वक्त के तिरुवनंतपुरम ने सबसे पहले कहा था कि हमको आज़ाद रहना है, हमको किसी से ज्वाइन नहीं होना है। और इस बात को के अगले अगले ही दिन नवाब हैदराबाद के नवाब ने कहा कि हमको भी अलग होना है। अब इस वक्त में हैदराबाद के नवाब के अपोजिट में उसकी पूरी पब्लिक थी, वो कहती थी हमको भारत में ऐड होना है, बट वो नहीं चाहते थे, इसलिए भारत में ऐड नहीं किया गया। और उस वक्त हैदराबाद के नवाब ने अपनी आर्मी को जिसका नाम था रजाकर उनको छोड़ दिया, और रजाकर को कोई फाउंडेशन नहीं थी। रजाकर क्या करते थे, रजाकर मर्डर करते थे, मार डालते थे, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन नॉन मुस्लिम्स। ठीक है ना, तो नॉन मुस्लिम्स को परेशान करते थे, बहुत गंदे गंदे तरह से उनको सपास करते थे, उनको मारते थे। ये हमने इसमें देखा। इस तरह से जब हमने अपनी देखा कि हमने अपनी आर्मी भेजी तो आर्मी ने रजाकर्स को हरा दिया, और रजाकर्स को हराने के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना पड़ा किसको, हैदराबाद के नवाब को। अब ये हमने देखा। अब हमने देखा मणिपुर की स्टेटस। मणिपुर में इस वक्त में कहा गया था जो महाराजा था, महाराजा का नाम था महाराजा ऑफ मणिपुर जो था, एक मिनट, हाँ जी, ये जो महाराजा ऑफ मणिपुर था, इस महाराजा ऑफ मणिपुर का नाम था बोंदे चंद्र सिंह। तो बोंदे चंद्र सिंह ने कहा था कि हम भारत में ऐड होना पूरी तरह से नहीं चाहते, लेकिन इनको पता था कि इनकी मेजोरिटी जो संख्या है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में ज्वाइन होने की बात रखती है, इसलिए इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन तो कर दिया। बट हमारे भारत की फर्स्ट स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पर चली थी वो थी हमारी मणिपुर। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब इसमें राजा भी होगा और साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, लेकिन इसी चीज की वजह से वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी क्रिएट की गई, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन है तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो आज की हमारी विधानसभा है मणिपुर में बनाई गई। कुछ लोग थे स्टेट कांग्रेस में, वो चाहते थे कि भारत ऐड हो जाए, भारत में ऐड हो जाए मणिपुर, लेकिन कुछ नहीं चाहते थे, इसलिए इसमें लड़ाई हुई। और जब अचानक से रातों रात भारत ने मणिपुर को ऐड कर लिया अपने इंडिया के अंदर प्रॉपरली वे से और मोनार्की को हटा दिया, तब जाके हमने देखा यहाँ पे कि तब जाके हमने देखा कि भारत में मणिपुर पूरा ऐड चुका है, और उसकी वजह से उस रातों रात काम की वजह से दंगे फसाद शुरू हो गए थे और लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। जो वहाँ की विधानसभा थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो बिल्कुल नापसंद कर रही थी उस वक्त कांग्रेस सरकार को। ये हमने अभी तक देखा है। और हमने ये एक पोस्टर देखा, इस कार्टून में हमें समझ में आ रहा है कि हमारे सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि योर हाइनेस, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फ्रीडम, ये जो डिफेंस ऑफ फाइनेंशियल रेवेन्यूज, ये जो भी हैं ये हमें दे दो और इस इंसान को आज़ाद कर दो। ये सारी बात हमने इस कार्टून से पढ़ी है, ठीक है ना, समझिए थोड़ी बहुत। अब हम देखते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को। अब इसमें बात आती है, देखो, द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू द एंड ऑफ विद पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो नेशन बिल्डिंग जो थी हमारी, नेशन बिल्डिंग सिर्फ पार्टीशन और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट पे डिपेंड नहीं थी, बल्कि ये इस पे भी डिपेंड थी कि हमें ड्रॉ करनी है अपनी बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज किस तरह से इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है कि हमें पता करना है कि हमारी भारत की कितनी बाउंड्रीज है और जिसे हम इंडियन स्टेट्स कह सकते हैं। दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डाइविशन, लेकिन जो कि अंग्रेजों के वक्त में हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेशन डाइविशन, क्योंकि अंग्रेज जिस जगह पे जितनी फाइनेंशियल वे हो, जितना प्रोडक्शन हो, जितने रिसोर्सेज हो, उस तरह से डिवाइड कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन को बना रही थी, लाइक मद्रास प्रेसिडेंसी, लाइक बंगाल प्रेसिडेंसी एंड मैसूर प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इस तरह से जो भी प्रेसिडेंसीज थी ये इसी बेसिस से अलग थलग की जा रही थी। नाउ अब उन्होंने ये तो कर लिया था, लेकिन अब ये कह रहे थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग कि हमें इस तरह से डाइविशन नहीं करना। अब दिक्कत आई कि बाउंड्रीज को किस तरह से ड्रॉ किया जाए।
बात उठी कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे बाउंड्रीज को ड्रॉ करेंगे एंड कल्चर प्योरिटी पर भी हम बाउंड्रीज को मैनेज करेंगे। बट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल के वक्त में जिस तरह से बाउंड्रीज को ब्रिटिश ने एनेक्स किया था, मीन ब्रिटिश ने अपने अंडर में लिया था दबाव के थ्रू, चाहे वो चाहे वो लैब्स की नीति हो, चाहे वो किसी तरह से उन पर अटैक करके उनको मिटा देने वाली नीति की से फिर उस स्टेट पर, उस जगह पर अपना राज करना हो, ये सारी चीज़ों से इन्होंने अपना कब्जा तो कर लिया था। और फिर उसी तरह से इन्होंने उस उस तरह की बाउंड्रीज को बनाया था और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वे में डिवाइड किया था। अब ये चीज़ इसमें तो ठीक है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि नेशनल मूवमेंट को रिजेक्ट करते हुए जो कि बात उठा रही थी कि बाउंड्रीज को हमें बनाना है दो हमें बाउंड्रीज को बनाना है दो लिंग्विस्टिक एंड कल्चर प्योरिटी को देख करके, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस तरह के डाइविशन को। अब उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम बनाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। लेकिन उस ही वक्त में आप 56 डे अनशन को देखोगे तो उसमें हुआ क्या था। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को जो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बनाने के लिए बात हुई थी, उसके लिए प्रॉमिस कर दिया था बाद में। वजह उसकी क्या थी? नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 में द प्रिंसिपल वॉज recognized as the basis of the reorganization of the state Indian National Congress Party itself. Many provincial Congress committees are created by linguistic zone which did not follow administrative division of British India. अब उस वक्त में बात उठी कि हम लिंग्विस्टिक को बना देंगे, लेकिन आप रुकिए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव वे के डाइविशन को एक्सेप्ट नहीं करें। क्योंकि बात सिर्फ इस तरह से नहीं उठ रही थी, उस वक्त में काफ़ी सारे ऐसे भी लोग थे ना जो ब्रिटिशर्स की तरफ से थे, मतलब कि ब्रिटिशर्स की तरफ से खड़े हुए थे। तो अब उनको उनको भी तो शांत कराना है, क्योंकि वो अपने लोगों में बात भड़का रहे हैं कि हमको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइविशन चाहिए, लेकिन अब उस बात को मान करके फिर से देश को तबाह कर देना है। तो इसलिए लिंग्विस्टिक की बात उस वक्त मान ली थी। और इसकी दूसरी वजह भी बनी थी, थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। कुछ थिंग्स चेंज हुई इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के वक्त में। हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने महसूस किया दैट carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. उन्होंने देखा कि भाई लैंग्वेज में जो हम अलग थलग करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर डिसरप्शन और साथ ही साथ में डिसइंटीग्रेशन को लाएगी, मतलब दिक्कतों को लाएगी और हमारा देश टूट जाएगा। It was also felt that would draw attention away from the social and economic challenge that the country faced. और उन्होंने साथ ही साथ में कहा था कि हमको अपने जो कंट्री में अभी सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो कि कंट्री फेस कर रही है, इससे अपना अटेंशन हटाना चाहिए। अब इससे हटा करके कहाँ पे लेना चाहिए? उनको लेना चाहिए बाउंड्रीज ड्रॉ करने में और पूरे स्टेट्स को मैनेज करने में। नाउ द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स। अब कौन सा मैटर को पोस्टपोन करने की बात हुई? स्टेट्स को बनाने की जो मैटर था उसको पोस्टपोन करने की बात हुई। द नीड ऑफ पोस्टपोन्ड was also felt because the fate of the princely state had not been decided. उस वक्त में ये बात कहीं ना कहीं इसलिए भी हुई पोस्टपोन करने की बात, क्योंकि प्रिंसली स्टेट का कोई भरोसा नहीं कर पा रही थी कांग्रेस, क्योंकि क्या पता कब क्या कर देंगे। तो इसलिए कांग्रेस ने उस वक्त में स्टेट्स को बनाना सही नहीं समझा। नाउ ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश, क्योंकि उस वक्त में जो पार्टीशन की मेमोरी थी वो बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश भी थी। नाउ दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज बाई द लोकल लीडर्स ऑफ द पीपल। लोकल लीडर्स पीपल के मतलब जो पीपल्स थे, सिटीजन थे, उनके जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को बिल्कुल तरह से नकार दिया। बिल्कुल मींस एक तरह से चैलेंज किया, अपने लोगों को कहा ये गलत कर रही है गवर्नमेंट। प्रोटेस्ट बिगेन तेलुगु स्पीकिंग। अब सबसे पहला प्रोटेस्ट हुआ तेलुगु स्पीकिंग लोगों के द्वारा। अब इन्होंने अपने एरिया को कहा जो कि ओल्ड मद्रास है, उस वक्त का ओल्ड मद्रास प्रोविंस, उसमें इंक्लूड होता है प्रेजेंट डे का तमिलनाडु का पार्ट और आंध्र प्रदेश का पार्ट और केरला एंड कर्नाटक का पार्ट।
अब द बिशनरा मूवमेंट हेल्ड ऑन दैट टाइम, अब उस वक्त में बिशनरा मूवमेंट को ओपन किया गया। अब ये बिशनरा मूवमेंट क्या है? ये बिशनरा मूवमेंट है मूवमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ आंध्रा, आंध्रा को सेपरेट करने का मूवमेंट है बिशेंद्रा। देखो, बिश आंध्रा, इसका मतलब है विशेष आंध्रा। तो विशेष आंध्रा बनाने की बात करी थी कब? तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने। तो उन्होंने तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने अपना एक सेपरेट मद्रास की बात कर दी थी, मद्रास प्रोविंसेस की, और साथ ही साथ में सेपरेट आंध्र प्रोविंस की भी बात कर दी थी। नियरली ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस इन द आंध्र रीजन वर इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मद्रास प्रोविंस। उस वक्त में लोकल लीडर्स ने और कई सारे लोगों ने मान लिया था कि इस तरह की डाइविशन इज अ बेस्ट वे टू डाइविशन ऑफ इंडिया। उन लोगों ने मान लिया था कि स्टेट्स को इस तरह से डिवाइड करना बहुत सही रहेगा। अब डाइविशन वर्ड को नेगेटिव नहीं लेना, अब डाइविशन वर्ड है हमारे इंटरनल पार्ट में कि हमें किस तरह से स्टेट्स का डिवाइडेशन करना है, क्योंकि एक जैसे लोग एक साइड में अच्छे हैं, लेकिन उसी जगह पर कई सारे लोग एक तरफ आ जाएं तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट बन जाएगा। जैसे कि आज के वक्त में हम कई सारे कास्ट कन्फ्लिक्ट, ग्रुप कन्फ्लिक्ट देखते हैं हर बार। नाउ द मूवमेंट gathered momentum as a result of the central government vacillation. Poti Siramanu, ये जो इंसान है ये एक लोकल लीडर है, पॉटी शिरोमुलु, ये एक लोकल लीडर है कांग्रेस के। अब इन्होंने जब कांग्रेस ने डिक्लाइन कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था मैटर स्टेट्स बनाने का, उस वक्त में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और बैंड ऑन एन इनडिफिनाइट फास्ट, और एक ऐसे फास्ट पे चले गए कि लोगों ने उनसे, वैसे तो कहे ना इसके ऊपर कहानी कि लोगों ने उनसे जबरदस्ती करके उनको फास्ट करने के लिए कहा, और लोगों की सहमति के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए उन्होंने फास्ट किया, और पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश को अलग करने की बात करी कि एक स्पेशल पार्ट होना चाहिए आंध्रा का। और इस तरह से उन लीडर्स ने 56 डेज तक अंटिल डेथ उन्होंने फास्ट किया, भूख हड़ताल की, और 56 डेज तक वो जिंदा रहे, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं सहन कर पाए, और उनकी मरने के बाद सबसे पहला हमारा एक स्टेट बन के आया, फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। तो 1952 में हमारा पहला स्टेट बन के आया जिसका नाम था आंध्र स्टेट। ठीक है, अब हमने ये चीज देखी इसमें। नाउ आप ये देख रहे हैं इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961। 1961 में कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा था मैप को। ठीक है, क्यों? क्योंकि कमेटी बनी थी उस वक्त में जो कि रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी। अब हम उसी को देखेंगे, आप इनको थोड़ा सा ट्राई करना सॉल्व करने के इन क्वेश्चंस को, ये आपके प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट बेसिस है। नाउ ये देखिए, कई सारे लोगों ने अपना अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, कई सारे ग्रुप्स बन गए थे, कम्युनिटीज बन गई थी, एथनिक ग्रुप्स थे, उन सब ने कांग्रेस को पकड़ लिया। कांग्रेस के रूप में आपको ये देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू का चेहरा। नाउ स्ट्रगल शुरू हो गया, इसलिए जब आंध्र प्रदेश 1952 में बना दिया गया, फॉर्मेशन ऑफ आंध्र हो चुका था 1952 में, स्पार्ट द स्ट्रगल फॉर मेकिंग द अदर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। तो अदर स्टेट्स को भी अपनी अपनी लिंग्विस्टिक लाइंस, अपनी अपनी स्टेट बनाने के लिए बात उठाई अदर स्टेट्स ने, और उन्होंने अपने बेसिस को भी लिंग्विस्टिक मीन्स अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसकी वजह से डाइविशन होगा उसको भी लिंग्विस्टिक वाइज बनाया। उन्होंने कहा कि हमको लिंग्विस्टिक वाइज डिवाइड किया जाए। अब स्ट्रगल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई, कमीशन बनाई, जो कि इन 1953 में बनाई, क्योंकि 1952 में आंध्र बन गया। अब भारत को अलग, भारत की स्टेट्स बनाओ। अब इसमें स्टेट्स बनाने की बात आई कि इसका काम क्या था? इसका काम था रीड्राइंग रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। कमीशन ने रिपोर्ट की थी, द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि बाउंड्रीज जो स्टेट्स की हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज पे डिवाइड की जा सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। अब उनकी जो रिपोर्ट थी
उसमें साफ साफ कह दिया था कि भाई हाँ, लैंग्वेज बेसिस पे आप अलग कर सकते हो भारत की स्टेट्स को। तो इस बात उनकी इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा और पास कर दिया गया 1956 में। नाउ उस वजह से, उस एक कमीशन की वजह से हमारा भारत में क्रिएशन हुई 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज की, 6 यूटीज की। इस तरह से पूरा पार्टीशन, पूरा डिवाइडेशन स्टेट्स का हो गया था। ये रिपोर्ट हमारी जो कि 1955 में दिसंबर के वक्त में दिखाई गई थी और 1956 में इस पर विचार विमर्श करके लोकसभा में, राज्यसभा में इसको एक्सेप्टेंस मिली और 1956 में 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज बना दी गई। Now, one of the most important concerns in the early years was the demand of separate state would endanger the unity of country. लेकिन कहीं ना कहीं जो लीडर्स थे उनकी समझ में आ रहा था कि जो सेपरेट स्टेट की बात हम कर रहे हैं वो हमारी स्टेट्स को तो बना रहे हैं लेकिन साथ ही साथ में हमारी यूनिटी को डेंजर में भी ला रहे हैं, क्योंकि इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के भाषाओं को लेकर के लोग बनेंगे और जो दूसरे लोगों से नफरत करेंगे। इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फोस्टर सेपरेशन एंड क्रिएशन एंड क्रिएट प्रेशर ऑन न्यूली फाउंडेड नेशन। उनको डर था कि जो क्रिएट की गई है, मतलब कि जो स्टेट्स बनी हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स, वो सेपरेशन के लिए प्रेशर क्रिएट करेंगी और वो प्रेशर क्रिएट करेंगी वो न्यूली फाउंडेड नेशन के तौर पर, जैसे कि पाकिस्तान ने किया था अपने आप को पाकिस्तान बनाने के लिए। उसी तरह से कई सारी और स्टेट्स हैं जो कि कहेंगी कि हमको अलग एक नेशन बनना है। जैसे कि आज के वक्त में आप देख रहे हैं पंजाब कहती है कि उनको खालिस्तान बनना है, खालिस्तान एक स्टेट बननी है उनको। बट द लीडरशिप अंडर पॉपुलर but the leadership under popular pressure finally made a choice in favor of linguistic state। लेकिन जो प्रेशर बना चुके थे लीडर्स, लोकल लीडर्स, उनकी वजह से हमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स को मानना पड़ा। इट वॉज होप्ड दैट इफ वी एक्सेप्ट द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन्स द ट्रेट ऑफ डाइविशन एंड सेपरेशन वुड बी रिड्यूस्ड। उन्होंने समझ लिया कि अगर हम ऐसा करेंगे, डिवाइड करेंगे लिंग्विस्टिक वाइज, तो होने के चांस हैं, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो गारंटी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि लोग लड़ाई पे उतर जाएं और लोग अपना खुद का सेपरेशन मांगे, एक नेशन मांगे। Besides the Besides, the accommodation of regional demand and the formation of linguistic states were also seen as more democratic। अब सोच ये बनी थी कि क्या पता लड़ाई ना हो, क्या पता हर कोई अपना नेशन ना बनाना चाहे, लेकिन जो ये सोच थी वो सोच अलग ही हो चुकी थी। क्योंकि जब ये एकोमोडेशन इनको रीजनल डिमांड पर मिल चुका था, ये एक अपना डाइविएशन कर चुके थे एक स्टेट का, तब जो हमारे भारत की फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट थी उसने हमारे भारत में एक बड़ी डेमोक्रेसी को चर्चे में लाया, हमारे भारत में एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया के सामने दिखाया। नाउ इट इज मोर देन 50 ईयर्स, अब उसको मोर देन 50 ईयर्स हो चुके हैं इस बात को, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बने हुए। वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये नेचर ऑफ स्टेट्स है, मीन्स जो इस तरह से हमने इनको अलग किया है, वो हमारी एक डेमोक्रेटिक वे को हमारे सामने लाई है, एक नए तरह की डेमोक्रेसी को हमारे सामने लाई है। हमने अब पूरी दुनिया को दिखाया कि हम अपने हर एक इंसान के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए हम काम करते हैं। ये चीज हमने हर एक इंसान को दिखाई है। नाउ द पाथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड द पावर वॉज नाउ ओपन टू द पीपल। अब जब स्टेट्स बन गई तो जो पाथ था पॉलिटिक्स का वो ओपन कर दिया गया नॉर्मल पीपल्स के लिए कि वो आए और अपना अपनी अपनी अपना अपना पार्ट निभाएं, अपना अपना रोल निभाएं देश के लिए, अपने पॉलिटिक्स में ऐड हो सकते हैं वो। उनका इनका मेन मोटिव था इस काम को करने में कि जो स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट्स हैं जिन्होंने पूरे के पूरे भवन को, पूरे के पूरे लोकसभा को घेर रखा है, राज्यसभा को घेर रखा है, उनका दबाव कम किया जाए और नॉर्मल हिंदी स्पीकिंग और अदर लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों को ऐड किया जाए। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गेव सम यूनिफॉर्म बेसिस ऑफ द ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज
It did not lead the distribution of the country as many had feared earlier. On the contrary, it strengthened national unity. हम इसमें देख रहे थे कि भारत की जो टेंशन थी, भारत की जो परेशानी थी कि क्या पता हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम बांट रहे हैं अपने आप को, ये देश को अखंड की जगह विखंड ना कर दे, मतलब तोड़ ना दे। उस बात ने बिल्कुल वो बात बिल्कुल वो बात लोगों के सामने उठी और उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि जब हमने यूनाइटेड मीन्स हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाई तो हर स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड तो किया, लेकिन ये हमारी स्ट्रेंथ बन गई नेशनल यूनिटी की, और ये नेशनल यूनिटी हमारे देश को एक साथ लेकर आ गई। नाउ अबव ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। और सभी जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स थी उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया। व्हेन वी से दैट द इंडिया एडॉप्टेड डेमोक्रेसी, और इसलिए कहा गया कि इंडिया ने अब टोटली फुल्ली बेसिस पे डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया है। कहते हैं ना कि आप किसी चीज को मीजर करना पड़ता है, जिस मेजरमेंट के थ्रू आप कह सकते हो कि आप इस फील्ड में बिल्कुल एक्सेप्ट हो। जैसे कि डेमोक्रेसी में क्या है कि लोगों के लिए काम करना, तो लोगों की जब चाहत है कि उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे चेंज होना है, डिवाइड होना है, तो जैसे ही कंट्री ने ये काम किया, कांग्रेस ने काम किया, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के इस काम को करने के बाद लोग काफी खुश हो गए, और यही स्ट्रेंथ दिखी नेशनल यूनिटी की। इट डज नॉट सिंपली मीन दैट इंडिया एम्ब्रेस द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस तरह से इंडिया ने डेमो कह नहीं सकते थे, सिंपली मीन नहीं था कि इंडिया अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर चुकी है। नॉट डज इट मेरिली मीन दैट इंडिया एडॉप्टेड द फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन, और ना ही हम कह सकते थे कि इंडिया ने फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन को भी अडॉप्ट कर लिया है। द चॉइस वॉज लार्जर देन दैट। ये जो चॉइस थी वो इससे बहुत ज्यादा बड़ी थी। कैसी चॉइस? डिवाइडेशन ऑफ स्टेट्स की। It was a choice in favor of reorganizing and accepting the existence of difference which could at times be oppositional। हम कह सकते हैं कि ये जो हमने काम किया था रीऑर्गेनाइजेशन का, ये हमारे फेवर में रहा। किस तरह से कि हमने एक्सेप्ट किया था लोगों की बातों को, हमारी डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स, इनको हमने डेमोक्रेसी दी। In other words, association and plurality of ideas and way of life हमने एक्सेप्ट की, जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को सक्सेस कर पाए। मच ऑफ पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वॉज टेक प्लेस विद इन द फ्रेमवर्क। और हमारे बाद इस तरह की पॉलिटिक्स कई सारे देशों ने की और अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में शो किया। अब ये फास्ट फॉरवर्ड में पूरी की पूरी डेफिनेशन है, पूरा का पूरा आपने जो कुछ पढ़ा है उसको बता रखा है इसमें, तो आप खुद इसे देखिएगा एक बार, ठीक है ना। तो आज हमारा ये चैप्टर हुआ ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। और पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए, ठीक है। अभी बाय बाय।